Assalamu alaikum students. This is Dr. Maliha from the Department of Physiology. आज से हम लोगों का एंडोक्राइनोलॉजी का मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है। तो आज का हमारा पहला लेक्चर है फिजियोलॉजी का, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइनोलॉजी, कंट्रोल एंड फीडबैक। दीज आर आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें से बहुत सारी चीज़ें यू ऑलरेडी नो, तो कुछ चीज़ें रेपिटेशन होंगी, सो यू वुड बी एबल टू रिकॉल देम, और कुछ चीज़ें जो होंगी जो हम विद रिगार्ड टू एंडोक्राइनोलॉजी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम एक बॉडी का सिस्टम है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी फंक्शन। एंडोक्राइन सिस्टम से डिफरेंट केमिकल मैसेंजर्स रिलीज होते हैं जो कि डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। वो केमिकल्स जो कि एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज होते हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड हार्मोन्स। सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं हमारे पास डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स हम इनको इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इनकी जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड में चली जाती है। दे डू नॉट हैव डक्ट्स लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स, या फिर जो आपने सीरस ग्लैंड्स पढ़े हैं बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के। तो ये जो भी सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशंस वो डायरेक्टली ब्लड में एंटर होती हैं एंड दे ट्रेवल थ्रू द ब्लड एंड दे अफेक्ट द स्पेसिफिक डिस्टेंट टारगेट टिश्यू। There are different types of chemical messengers in the body. We have neurotransmitters, endocrine hormones, neuroendocrine hormones, paracrines, autocrines, and cytokines. Neurotransmitters क्या होते हैं? Neurotransmitters, as you already know, they are released from the nerve endings and they act locally at the synapses and responsible for the nerve cell function. सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने आपको न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ाया है फर्स्ट ईयर में, यू ऑल रिमेंबर, इज न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, जो कहाँ पे होता है? आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होता है। सेकेंड, वी हैव द एंडोक्राइन हॉर्मोन्स। दे आर सिक्रीटेड इनटू द ब्लड, दे एक्ट ऑन द डिस्टेंट टारगेट सेल्स। एग्जाम्पल्स में हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है, thyroxine है, we have insulin, we have parathyroid hormone, etc. And we are going to study all these hormones in detail in the upcoming lectures. Neuroendocrine hormones क्या होते हैं? They are also secreted by the neurons into the blood. Examples is antidiuretic hormone and oxytocin. So antidiuretic hormone and oxytocin are the two hormones which are secreted by the posterior pituitary. They are released by the posterior pituitary, or you can say secreted by the posterior pituitary. लेकिन basically ये बनते कहाँ पे हैं? They are formed within the hypothalamus, और hypothalamus के through जो nerve endings हैं, they come into the posterior pituitary and they are stored within the posterior pituitary in the form of vesicles. और जब भी body को इनकी demand होती है, so there is exocytosis of these vesicles and these hormones and then released into the blood. फिर हमारे पास पैराक्राइन हार्मोन्स हैं और ऑटोक्राइन हार्मोन्स हैं। पैराक्राइन हार्मोन्स वो होंगे विच एक्ट ऑन द नियर बाय सेल्स, और ऑटोक्राइन वो होते हैं दे एक्ट ऑन सेम सेल्स। ठीक है, इसमें हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाते हैं। देन वी हैव साइटोकाइन्स। साइटोकाइन्स क्या होते हैं? दीज आर द प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स विच आर इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्सेस। ठीक है, सो ये साइटोकाइन्स जो हैं वो बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम में भी एक्ट कर सकते हैं, पैराक्राइन सिस्टम के थ्रू भी एक्ट कर सकते हैं, और ऑटोक्राइन सिस्टम के थ्रू भी एक्ट कर सकते हैं। साइटोकाइन्स में वी हैव द डिफरेंट इंटरल्यूकिन्स एंड आल्सो वी हैव लेप्टिन। जो भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, दे हैव डिफरेंट फंक्शन। तो मेनली जर्नल फंक्शंस जो हैं वो क्या हैं हार्मोन्स के? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी regulation of metabolism, growth, development, water and electrolyte balance, reproduction and behavior. जैसे जैसे आप लोग डिफरेंट हार्मोन स्टडी करते रहेंगे तो आपको उनकी स्पेसिफिक फंक्शंस भी हम पढ़ाएंगे एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई
कि कौन सा हार्मोन पर्टिकुलरली कौन से ऑर्गन्स पे एक्ट कर रहा है. Basically, the hormones in the body are classified into three types depending upon their uh, structure. We have protein and polypeptide hormones, then we have steroid hormones, and third type of hormones are the tyrosine derived amine hormones. Protein and polypeptide hormones कौन से होते हैं? Chemical composition is protein and polypeptide hormones, and I hope you know the difference between polypeptides and protein. ठीक है, जो 100 अमाइनो एसिड्स से कम होंगे वो हमारे पास polypeptides होते हैं, and then more than 100 amino acid chains constitute the protein. इसमें हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है, we have insulin, we have glucagon and parathyroid hormone. So as you all know, basically protein कहाँ पे synthesize होती हैं सेल में? They are synthesized by the ribosomes, and these ribosomes are present in the rough endoplasmic reticulum. So rough endoplasmic reticulum is responsible for the formation of pre-pro hormone. जो pre-pro hormone होगा, it is not biologically active. ठीक है, यहाँ पे pre-pro hormone बनेगा which is not biologically active. फिर यहाँ से ये कहाँ जाएगा? It is going to go in the smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum में the pre-pro hormone is converted into pro-hormone. Pro-hormone will go into the Golgi apparatus. Golgi apparatus is responsible for the final packaging and tagging of the hormone. और यहीं पे it is packed into vesicles and it is released from the Golgi apparatus. Vesicles के अंदर there is presence of enzymes, और ये enzymes क्या करेंगे? जो आपका pro hormone था उसको convert कर देंगे active hormone में. ये जो secretory vesicles हैं, they are stored within the gland or any organ in which the hormone is produced. और जब भी signal आएगा, stimulus आएगा, तो क्या होगा? There is release of these secretory vesicles by the process of exocytosis. अब ये जो है stimulus कुछ भी हो सकता है, increased calcium entry due to change in permeability of the membrane or receptor activation. ये जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स हैं, ये कैसे होते हैं? इनकी केमिकल नेचर क्या होती है? दे आर वाटर soluble. Since they are water soluble, they can circulate freely in the blood. They can be transported to the different organs through the blood and while being dissolved in the blood. So they do not require a carrier protein or a transport protein. सेकेंड टाइप के जो हमारे पास हार्मोन्स इन द बॉडी हैं, दे आर द स्टेरॉइड हार्मोन्स. स्टेरॉइड हार्मोन्स जो हैं बेसिकली डिराइव होते हैं फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल. तो कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑल द स्टेरॉइड हार्मोन्स. अब ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आएगा? या तो हम डाइट में लेंगे इस कोलेस्ट्रॉल को, या फिर देयर इज आल्सो de novo synthesis of cholesterol by the liver. ठीक है, so steroid hormones are synthesized from cholesterol and it includes cortisol, aldosterone, estrogen and testosterone. Since they are steroid in nature, they are lipid soluble and they can easily cross the cell membrane. So जब जैसे ही ये synthesize होंगे, they can diffuse out immediately out of the cell membrane and they are not stored in vesicles. Since they are steroid in nature, so they are not water soluble, so they need a protein to be transported. So different steroid hormones की different carrier proteins होती हैं, different transport proteins होती हैं जो कि उसको carry करती हैं in the blood. थर्ड टाइप के हार्मोन्स जो हमारे पास बॉडी में हैं, they are the amine hormones or the hormones which are derived from amino acid tyrosine. इसमें we have two types of hormones. एक वो hormones हैं जो कि thyroid से synthesize होते हैं, they are T3 and T4, and then there are hormones which are synthesized by the adrenal medulla. Adrenal medulla से दो hormones निकलते हैं, epinephrine and norepinephrine.
तो इनकी डिफरेंट स्टोरेज और रिलीज मैकेनिज्म्स हैं, और जब हम एड्रिनल मेड्यूला आपको पढ़ाएंगे और थायराइड हार्मोन पढ़ाएंगे तो हम डिटेल में आपको इसकी सिंथेसिस, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट सब पढ़ाएंगे. Now the different hormones have different action. So different hormones differ in their onset as well as duration of action. We have rapid acting hormones and then we have the slow acting hormones. जो rapid acting hormones हैं वो बहुत जल्दी एक्ट करते हैं. They act within seconds to minutes, such as epinephrine and norepinephrine. तो जो भी बॉडी में emergency situations होती हैं उसके लिए हमें जो hormones चाहिए होते हैं they are the rapid acting hormones. और वो changes body में जो कि days और months लेती हैं उसके लिए we need some hormones which are slow acting. So slow acting में we have thyroxine and growth hormone. So जो thyroxine और growth hormone है वो आराम आराम से अपना काम करता है, उसको कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में काम करने की ज़रूरत नहीं होती है. So each hormone is tailored for its specific physiological role. हार्मोन जो है वो एक्ट करते हैं वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन. तो जो भी हार्मोन आपकी बॉडी में होगा इट इज़ फ्रॉम पिकोग्राम्स टू माइक्रोग्राम्स पर एमएल, और इसका सिक्रीशन रेट भी बहुत स्मॉल होता है. ठीक है, सिक्रीट भी अब बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं बट दे हैव वेरी पावरफुल इफेक्ट. सो इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हार्मोन जो भी रिलीज हो रहा है वो जाके अपने टारगेट ऑर्गन के ऊपर अपना अफेक्ट करेगा. सो जो टारगेट टिश्यूज होते हैं दे आर हाईली सेंसिटिव टू द पर्टिकुलर हार्मोन. सो जो भी टारगेट टिश्यू होगा वहाँ पे क्या होगा, उस पर्टिकुलर हार्मोन का रिसेप्टर मौजूद होगा और वो जो हार्मोन है वो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा. ठीक है, अब हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं उनके सिक्रीशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है. There are three mechanisms. We have two feedback mechanisms and one is the circadian rhythm. First we have the negative feedback mechanism. ये आप लोग बहुत जगह पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों को पढ़ाया था हमने पूरा फीडबैक कंट्रोल. होप यू ऑल रिमेंबर इट. अगेन वी विल डिस्कस इट. जो नेगेटिव फीडबैक है हार्मोन का इट इज़ मोस्ट. सो ये नेगेटिव फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी में टू मेंटेन होम्योस्टेसिस. तो बॉडी क्या कर रही होती है, ऑलवेज द बॉडी इज ट्राइंग टू मेंटेन अ कांस्टेंट कंडीशन और कांस्टेंट जो है वो एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी. तो जो भी हार्मोन होगा वो रिलीज होगा और वो अपने टारगेट टिश्यू पे जाके बाइंड करेगा. ठीक है, तो वहाँ से क्या होगा, इफेक्ट जनरेट होगा और जो इफेक्ट है वो फर्दर इनहिबिट करेगा फर्दर सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन. ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, प्रिवेंट करता है ओवर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन को, क्योंकि इफेक्ट तो प्रोड्यूस हो रहा है. अगर हार्मोन प्रोड्यूस होता रहेगा तो क्या होगा, ओवर सिक्रीशन हो जाएगी और इफेक्ट बहुत ज़्यादा जो है वो इन्हांस हो जाएगा एंड इट विल लीड टू सम एबनॉर्मेलिटी विद इन द बॉडी. सो वी डोंट वांट इट. सो जब भी बॉडी का फीडबैक कंट्रोल फेल होगा देयर इज गोइंग टू बी सम पैथोलॉजी. सो जो भी हार्मोन हम आपको पढ़ाएंगे हम उसके साथ उसका आपका कंट्रोल मैकेनिज्म भी पढ़ाएंगे और उसके बाद हम आपको उसकी फेलियर ऑफ द कंट्रोल मैकेनिज्म की वजह से जो क्लिनिकल कंडीशंस होंगी, जो क्लिनिकल सिनेरियोज होंगे, जो पेशेंट आपके पास आएंगे ओपीडी में एंड इन योर प्रैक्टिस due to over secretion of hormone and also due to under secretion of hormone. So that is loss of the feedback mechanism. Also, the negative feedback is responsible for preventing overactivity of the target tissue. Okay. So this negative feedback is very necessary for controlling the rate of hormone secretion, activity of the target tissue, and also changes within the genetic level, such as gene transcription and hormone processing. So negative feedback is very important in the control of different hormone secretion.
Secondly, we have positive feedback mechanism. जो positive feedback mechanism है, it is less common than the negative feedback mechanism. नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, इन्हांस कर देता है हार्मोन के फर्दर एक्शन. ठीक है. फॉर एग्जांपल पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल हमारे पास ये है कि ड्यूरिंग द reproductive cycle of females there is production of estrogen. ठीक है. अब ये एस्ट्रोजन क्या करता है, ओवरीज पे एक्ट करता है. सो जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन. ठीक है. सो एस्ट्रोजन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एलएच को. सो देयर इज एन एलएच सर्ज. जब भी एलएच सर्ज होगी तो क्या होगा, देयर इज ओव्यूलेशन. ठीक है. फर्दर एलएच क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा एस्ट्रोजन की सिक्रीशन. ठीक है. लेकिन ये कब तक होगा, जब तक ओव्यूलेशन नहीं होगी. जब ओव्यूलेशन हो जाएगी तो एस्ट्रोजन खुद ही अपनी जो है वो सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा. तो ये पॉजिटिव फीडबैक जो है वो एंड कब होगा, जब हार्मोन एक लेवल पे अपने पहुंच जाएगा, एक थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच जाएगा. उससे ज़्यादा वो अपना जो है वो एक्शन नहीं कर सकेगा और उसके बाद दोबारा से पॉजिटिव फीडबैक के बाद नेगेटिव फीडबैक वुड टेक ओवर. Third mechanism by which the hormone secretion is controlled is through the cyclic or the rhythmic hormone secretion. So the hormones also show a periodic variation. ठीक है. So there are various factors जो कि कंट्रोल करते हैं rhythmic hormonal secretion को. rhythmic का मतलब है कि कभी हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी और कभी कम हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट रिदम्स दैट द बॉडी विल एक्सपीरियंस. तो एक हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट होता है सर्कैडियन रिदम और विच इज़ द डेली रिदम, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं. ठीक है. तो कुछ हार्मोन्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि हमारे सर्कैडियन रिदम को फॉलो करते हैं. ठीक है. देन देयर आर सर्टेन हार्मोन्स इन द बॉडी जो कि हमारे स्लीप साइकिल्स के साथ अफेक्ट होते हैं. व्हेनेवर द पर्सन स्लीप्स दोज हार्मोन्स आर secreted. Then there are certain hormones which are affected by the seasonal changes. कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनके ग्रोथ और एजिंग स्टेजेस के साथ भी अफेक्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई छोटा बच्चा है तो ऑब्वियसली हमें उसमें क्या कराना है, हमें उसमें ग्रोथ करानी है. तो उस वक्त उसका जो है वो ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज होगा एज कम्पेयर टू ओल्ड एज. ऑल्सो जब ड्यूरिंग द अर्ली आवर्स ऑफ स्लीप क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन इज ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है. और ये जो सर्कैडियन रिदम या फिर साइक्लिक रिदमिक हार्मोन सिक्रीशन है, इट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरल पाथवे विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इसकी डिटेल भी हम आपको पढ़ाएंगे जब हम आपको जो है वो सर्कैडियन रिदम वाले हार्मोन पढ़ाएंगे कि कौन से हार्मोन जो हैं वो आपके सर्कैडियन रिदम को फॉलो करते हैं. नाउ हाउ द हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड. As we all know कि the hormones are released directly into the blood. तो ठीक है. तो ये जो hormones होते हैं the body they circulate in two forms, either free or unbound. इसका जो एक्टिव पार्ट है वो जाएगा और वो बाइंड कर देगा अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ. दूसरे वो हार्मोन होंगे जो कि किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ बाइंड होंगे, स्पेसिफिकली एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन. एंड दीज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर. जनरली जो हमारे पास स्टीरॉयड और थायराइड हार्मोन्स होते हैं दे आर बाउंड टू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एज दे आर नॉट डिजॉल्व इन द ब्लड. जबकि हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स और अदर अमीन हार्मोन्स जो हैं दे सर्कुलेट इन द फ्री फॉर्म. ये एक टेबल है जिसमें वी हैव द डिफरेंस बिटवीन वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स एंड द लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स. तो soluble water soluble hormones कैसे हैं, they will transport free in plasma, whereas the lipid soluble will be bounded to the protein. Diffusion is easy of the water soluble, whereas lipid soluble की diffusion is limited. water soluble हैं तो they can easily immediately act करेंगे, जबकि lipid soluble slow onset है. water solubles have short half life as compared to the lipid soluble hormones. अब
ब्लड में हार्मोन आ गए, बॉडी में हार्मोन आ गया, अब ये जो है वो ब्लड से कैसे रिमूव होगा? So that process of removal of the hormone by the blood is known as the clearance. ठीक है, क्लियरेंस क्या होती है? क्लियरेंस वो रेट होता है या वो प्रोसेस होता है by which the active form of the hormone is removed from the blood. So there are two main factors, rate of hormone secretion and the rate of hormone removal, and it is determined by the metabolic clearance rate. So metabolic clearance rate is the volume of plasma cleared of a hormone per unit time. तो कितना हार्मोन बन रहा है बॉडी में और उसमें से कितना जो है वो प्लाज्मा से निकल रहा है. So water soluble hormones जो भी हमारे पास होंगे, they have a short half life. So angiotensin 2 है, short life is less than 1 minute, and protein bound hormones are cleared slowly and they remain in the circulation from hours to days. Now, what is the mechanism of the action of the hormone? So, hormone कोई भी होगा, हार्मोन होगा, वो आके अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करेगा. So these the receptors are highly specific for a particular hormone. और अगर किसी रिसेप्टर के ऊपर किसी ऑर्गन के ऊपर वो पर्टिकुलर रिसेप्टर नहीं है तो वो हार्मोन आके उधर बाइंड नहीं करेगा. ठीक है, जब भी हार्मोन आएगा और अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, so it brings a cascade of intracellular reaction, meaning कि एक small amount of hormone is even enough for multiple effects that can take place within a cell. So it results in amplification of the effect. ठीक है, so as you can see in the picture, एक हार्मोन आया और हार्मोन आके अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर के ऊपर जो है वो बाइंड कर गया. अब ये रिसेप्टर की बाइंडिंग की वजह से देयर इज सम कन्फर्मेशनल चेंज एंड देयर इज अ चेन ऑफ रिएक्शन दैट इज अकरिंग विद इन द सेल. हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होंगे वो कहाँ पे मौजूद होंगे? दे आर प्रेजेंट ऑन द टारगेट टिश्यूज एंड दे आर लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. So each of the target cells contain about approximately 2000 to 100,000 receptors and they are also very highly specific. ठीक है, so वो अपने ही रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा. अब हॉर्मोन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं ये तीन जगह पे हमें मिल सकते हैं विद इन एनी टारगेट टिश्यू. सेल मेम्ब्रेन पे हो सकते हैं, सो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे हो सकते हैं. ठीक है, सो कौन कौन से हार्मोन्स के रिसेप्टर्स होंगे ऑन द सेल सरफेस? वी हैव द हार्मोन्स सच एज प्रोटीन हार्मोन्स के, पेप्टाइड हार्मोन्स के एंड आल्सो ऑफ द कैटेकोलामिन्स. ठीक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस ग्रीन वन इज द सेल सरफेस रिसेप्टर और ये जो रेड कलर का है ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये हार्मोन है. ठीक है, तो ये इसके साथ बाइंड कर रहा है एंड इट लीड्स टू अ कैस्केड ऑफ रिएक्शंस. साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स हो सकते हैं. साइटोप्लाज्म में किसके रिसेप्टर्स होंगे? स्टेरॉइड हार्मोन्स के होंगे. सो जब भी हार्मोन आएगा और वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो ये पूरा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो इनसाइड मूव कर जाएगा इनटू द न्यूक्लियस. Then there are the nuclear receptors. The nuclear receptors are the thyroid hormone. ये जो receptors हैं, they are present within the nucleus, and these receptors are present either near or on the chromosomes. ठीक है, and they are responsible for directly affecting the gene transcription. So वो वाले receptors जो कि cell membrane को पास नहीं कर सकते, वो उनके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? उनके रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं. ठीक है, और वो वाले हार्मोन जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेंगे उनके रिसेप्टर कहाँ पे होंगे? उनके रिसेप्टर आइदर जो हैं वो इंट्रासाइटोप्लाज्म होंगे या फिर इनसाइड द न्यूक्लियस होंगे. ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द हार्मोन.
जो रिसेप्टर्स होते हैं हार्मोन के, इनका नंबर भी कांस्टेंट नहीं होता है। सो कंटिन्यूसली जो हैं वो ये रिसेप्टर्स जो हैं वो या तो सिंथेसाइज हो रहे होंगे या डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे या फिर देयर इज रिसाइकलिंग हो रही होगी, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द बॉडी ये जो है रिसेप्टर्स या तो बढ़ जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे। डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स, डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स क्या होता है? इट अकर्स व्हेनेवर द हार्मोन लेवल्स आर हाई। सो डाउन रेगुलेशन मीन्स कि नंबर ऑफ रिसेप्टर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। सो देर इज नंबर ऑफ डिक्रीज नंबर ऑफ एक्टिव रिसेप्टर्स, या फिर रिसेप्टर्स जो हैं लेकिन उनकी जो टिश्यू रिस्पॉन्सिवनेस है वो कम हो जाएगी। सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, the number of receptors are more, but with the passage of time, the number of receptors would be decrease, ठीक है। So क्या हो रहा है कि जैसे जैसे जो है वो डिमांड कम हो रही है, so क्या हो रहा है, जो टारगेट ऑर्गन है उस पर इफेक्ट कम आ रहा है। ये डाउन रेगुलेशन रिसेप्टर्स की कैसे होती है? या तो रिसेप्टर की इनएक्टिवेशन हो रही है या फिर इनएक्टिवेशन ऑफ द सिग्नलिंग प्रोटीन्स है। Also, there is sequestration of receptor site inside the cell. जो सेल सर्फेस के ऊपर रिसेप्टर्स हैं वो ही अवेलेबल नहीं है, या फिर there is lysosomal destruction of receptors and also there is decreased receptor synthesis. So all of these factors are responsible for the down regulation of receptors. Then there is another scenario which is called the upregulation of receptors. ठीक है, upregulation में क्या होगा? जब भी there is increased demand by the body, so क्या होगा? There is increase in the number of receptors and also there is increased sensitivity of the target tissue. So even a small amount of receptor would be able to generate a amplified effect by the target organ. अब इन रिसेप्टर्स का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? ये जो रिसेप्टर्स हैं दे कुड ईदर बी आयन चैनल लिंक रिसेप्टर्स। So ion channel link receptors क्या होते हैं? They are basically for the neurotransmitters such as acetylcholine and norepinephrine. I would like you to remember the neuromuscular junction. ठीक है? So neuromuscular junction में क्या हो रहा था? acetylcholine रिलीज हो रहा था पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से और वो आके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स थे उनके साथ बाइंड कर रहा था, ठीक है। सो हार्मोन आया, हार्मोन ने आके जो है वो उस रिसेप्टर के साथ बाइंड किया। जब हार्मोन उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो क्या होगा? देयर इज ऑल्टरेशन इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड देयर इज अ either opening or closing of the ion channel. So it is responsible for altering the membrane potential and also produces rapid cellular response. Second type of the receptors are the G protein coupled receptors. So G protein coupled receptors जो होते हैं ये most common hormone signaling mechanism में यूज होते हैं, ठीक है। So basically जो G protein coupled receptors है ये क्या होता है? It is a serpentine receptors. क्यों इसको serpentine हम कहते हैं? क्योंकि it is composed of 7 transmembrane segments. तो ये 7 times जो है वो cell membrane से के थ्रू पास करेगा और ये जो सर्पेंटाइन रिसेप्टर है जो ये किसके साथ जो है वो अटैच हुआ हुआ होता है? ये इंट्रासेलुलरली जो है वो जी प्रोटीन के साथ अटैच हुआ हुआ होता है, ठीक है। सो जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। सो जब भी हार्मोन आएगा वो बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर के साथ, ठीक है। So you can see in the picture, this is a serpentine receptor and this receptor is in contact with the G protein. So G protein has 3 components, right? So hormone आया, hormone आके इस receptor
के साथ बाइंड किया. So there is conformational change within the receptor and it leads to activation of the G protein. जब जो G protein है इसके साथ क्या है अटैच, it has a GTP activity. So ये क्या करेगा, जब भी G protein activate होगी there is conversion of GDP into GTP. So when the GDP is converted into GDP, there is release of energy. So due to this release of energy, there is dissociation of alpha subunit. G protein से alpha subunit निकलेगा और वो कहाँ जाएगा? It is going to go and to the target protein and it is going to cause its action. Either किसी एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा या फिर ये जो है अल्फा सब यूनिट किसी भी आयन चैनल को ओपन या क्लोज कर देगा. ठीक है, दो तरह की हमारे पास जी प्रोटीन है. वी हैव जी स्टिमुलेटरी एंड जी इनहिबिटरी. जी स्टिमुलेटरी जब भी स्टिमुलेट होगी वो क्या करेगी? इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट द एंजाइम एक्टिविटी and G inhibitory is going to decrease the enzyme activity. ये जो है वो G protein coupled receptor जो है ये कब अपना सिग्नल टर्मिनेट करेगा? There is conversion of GTP back into GTP by the process of self inactivation and alpha subunit is responsible for this. So वो reform हो जाएगा into inactive alpha, beta and gamma complex. ठीक है, तो दोबारा से आके रिसेप्टर के साथ लग जाएगा in the inactive form and it will again be activated जब दोबारा हार्मोन कोई आके बाइंड करेगा with its particular receptor. थर्ड टाइप के रिसेप्टर्स जो हैं हमारे पास, these are the enzyme linked receptors. तो ये जो enzyme linked receptors होते हैं they are single transmembrane protein. इसमें क्या होता है कि हार्मोन आता है and it is going to bind with the receptor leading to enzyme activation inside the cell. Example of enzyme linked receptor is the leptin receptor which is activated through the JAK-STAT pathway. So leptin क्या है? This is basically a hormone that is an adipokine and it is secreted by the adipose tissue and it is a new hormone and it is responsible for the controlling the obesity, it is for the satiety and it controls the metabolism of the body. So leptin आएगा और leptin आके अपने जो है वो receptor के साथ bind करेगा. This receptor is connected with JAK2. JAK2 क्या करेगा? It is going to phosphorylate the receptor and the signaling proteins. This JAK2 is going to activate the STAT proteins और ये STAT proteins directly nucleus में जाएंगी and they are responsible for gene transcription leading to protein synthesis. JAK2 और भी काम करेगा, वो within the cell activate कर देगा different enzymes को which are responsible for the different physiological actions within the cell. So it rapidly causes the enzyme activation and slowly causes the protein synthesis. Then there are certain receptors which are present within the nucleus. So these are the intracellular, also they could be the nuclear receptors. वो वाले hormones जो कि lipid soluble होंगे, they will act on the intracellular or the nuclear receptors such as steroid hormones, thyroid hormones, vitamin D, retinoids. So they are lipid soluble and they are going to easily cross the cell membrane. So cell membrane के अंदर जाके within the nucleus they are going to form a hormone receptor complex and it is going to activate a hormone response element. ये हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा मैसेंजर आरएनए को. मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हो जाएगा और मैसेंजर आरएनए जाएगा और जाके राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन की सिंथेसिस कराएगा. बॉडी के अंदर ये जो रिसेप्टर्स जो हैं दे आल्सो एक्ट थ्रू अ सेकंड मैसेंजर सिस्टम. सो सेकंड मैसेंजर सिस्टम क्या होता है
कि कोई भी लाइगेंट आया जो कि एक्स्ट्रा सेलुलरली होगा, दैट इज द फर्स्ट मैसेंजर, और वो आके अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा। ये रिसेप्टर जो है वो फर्दर क्या करेगा, या तो जी प्रोटीन की एक्टिवेशन करवाएगा या फिर ट्रांसड्यूसर की एक्टिवेशन कराएगा। ये जी प्रोटीन फर्दर जो है वो क्या करेगी, एक सेकेंड मैसेंजर जनरेट करेगी जो कि फर्दर रिस्पॉन्सिबल होगा in the target tissue for the amplification response. So basically फर्स्ट मैसेंजर का क्या काम है, सिर्फ रिसेप्टर को एक्टिवेट करना, लेकिन जो मेन काम करेगा वो सेकेंड मैसेंजर करेगा, एंड दीज आर स्मॉल इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स that are responsible for propagation of the intracellular signals. So within the body we have three major second messenger systems: adenyl cyclase cyclic AMP second messenger system, cell membrane phospholipid second messenger system, and calcium calmodulin second messenger system. Adenyl cyclase cyclic AMP second messenger picture. You can see in the picture, this is a very good diagram from Guyton, and it is explaining all of the process. So हो क्या रहा है, हार्मोन आया एंड हार्मोन इज बाइंडिंग विद दिस serpentine receptor. ठीक है, this serpentine receptor is coupled with a G protein. So G protein के तीन सब यूनिट्स हैं, जब भी हार्मोन आएगा वो इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, which is further going to activate the G protein. So G protein से क्या होगा, अल्फा सब यूनिट निकलेगा and it is going to cause the activation of the enzyme adenyl cyclase. This adenyl cyclase is the enzyme which is present within the cell membrane. So यहाँ पे there is activation of the adenyl cyclase. ये adenyl cyclase क्या करेगा, convert कर देगा ATP को into cyclic AMP. ये cyclic AMP क्या कर रहा है, जो प्रोटीन काइनेजेस हैं उनको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, सो दिस एटीपी कन्वर्जन इनटू साइक्लिक एएमपी इज रिस्पांसिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज इनटू एक्टिव साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। ये जो प्रोटीन काइनेज है ये फर्दर क्या करेगा, इट इज गोइंग टू कॉज फॉस्फोराइलेशन ऑफ द प्रोटीन. The protein is going to bind with ATP and it is phosphorylated, and there is formation of more proteins, and these proteins are responsible for the cell response. So a small amount of hormone is responsible for the generation of the adenylase cyclase cyclic AMP second messenger system. So इसमें basically second messenger कौन सा है, cyclic AMP. First messenger क्या है, आपका particular hormone. So cyclic AMP forms a very important part of the second messenger system in the endocrine system. Second is the cell membrane phospholipid second messenger system. So इसमें क्या हो रहा है, this picture is also from your textbook of Guyton. So ये पिक्चर बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये खुद ही आपको एक्सप्लेन कर रही है सारे स्टेप. कोई भी हार्मोन आएगा इट इज गोइंग टू bind with its particular receptor. Receptor क्या कर रहा है, it is going to activate the G protein. You already know the structure of G protein. और G protein क्या कर रही है, जो membrane phospholipids हैं in the form of phospholipase C को एक्टिवेट कर रही हैं. ठीक है, सो जी प्रोटीन एक्टिवेट कर रही है एंजाइम फॉस्फोलाइपेज सी को, और ये फॉस्फोलाइपेज क्या कर रहा है, फॉस्फोस्टिडाइल इनोसिटोल डाइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर रहा है इनटू इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड डाइएसाइल ग्लिसरॉल. ठीक है, तो ये जो जी प्रोटीन है इसका अगेंस्ट अल्फा सब यूनिट आएगा और वो एंजाइम बाउंड फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड जो हैं वो टू प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे. ये इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जो है वो ये निकलेगा यहाँ से, एंड इट इज डायरेक्टली गोइंग टू एक्ट ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ कैल्शियम. अब कैल्शियम जो है वो क्या करेगा, अपना सेलुलर रिस्पॉन्स करेगा. सो दिस कैल्शियम मे लीड टू change in the membrane permeability, या फिर it is going to cause
change in the contraction state of the muscle. ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, as you can see कि it has also ribosomes. So ये क्या करेंगे? They are going to cause synthesis of protein, and these proteins are then responsible for the cellular response. Diacylglycerol, which is also formed due to the conversion of phosphatidylainositol diphosphate, also leaves the cell membrane and is responsible for the conversion of protein kinase C into active protein kinase C. So ये protein kinase भी क्या है? It is an enzyme and it is responsible for the phosphorylation of proteins and the formation of proteins by the cell. So the second messenger is the cell membrane phospholipids. Third second messenger which functions in the body is the calcium calmodulin system. You must have already studied it in the smooth muscles. So basically होता क्या है इसमें? There is binding of the hormone with the receptor, and there is increase in the permeability of the calcium ion. And so the calcium ion will enter into the cell. ये calcium ion जो है from the ECF भी enter होगा, and also from the sarcoplasmic reticulum it will also act on the it will come and enter into the cytosol. Now ये जो है वो calcium क्या करेगा? It is going to bind with calmodulin. Calmodulin is a calcium binding protein which is present within the smooth muscle. So calmodulin has 3 to 4 calcium binding sites. So calmodulin calcium के साथ bind हो जाएगी and it is activated. ठीक है? So this calcium is activating this calmodulin. ये calmodulin क्या करेगी? Inactivate myosin light chain kinase को convert कर देगी into active myosin light chain kinase. ठीक है? So ये जो activated myosin light chain kinase होगा, so this is an enzyme. So it is going to convert the inactive myosin into phosphorylated myosin. ठीक है? So the myosin is phosphorylated and it is responsible for the further sequence of events by binding with the actin. ठीक है? So phosphorylated myosin bind करेगी actin के साथ and it is responsible for the muscle contraction. ठीक है? So this is the third second messenger system which is acting in the body. So we have studied three second messenger systems. We have studied the adenyl cyclase cyclic AMP second messenger system, cell membrane phospholipid second messenger system, and the calcium calmodulin second messenger system. And all of these pictures can come in your OSPE, and as you already know कि endocrine में हमारे पास जो है वो practicals नहीं है in the physiology section, so you should be able to learn all these diagrams और इसमें से कोई भी आपसे point पूछ लिया जा सकता है. So I hope you are able to understand all these diagrams. So that's it. This is the end of my lecture. Hope you are able to understand, and even still if there is something you want to ask, you can always come to me. Thank you.